हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आज आप लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं आपके जो बनेंगे बेसिक टू एडवांस, तो सभी कुछ हम लोग देखेंगे इस सेशन में। तो देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूजिक सेट नंबर 3 आज का है दोस्तों। इससे पहले 2 सेट हम करवाए हैं, तो आपको कहीं से भी कोई प्रकार की जो है दिक्कत नहीं रहे, इसके लिए दोस्तों बेसिक टू एडवांस हम लोग को जो है लेकर चलना है, क्योंकि समय जो है अभी आप लोगों के पास है और समय इतना पर्याप्त मिलेगा जितना में कि आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसी को देखते हुए दोस्तों आप लोग के लिए हम सारा जो है जितना भी बेसिक होगा, बेसिक से लेकर आपका जितने भी एडवांस होंगे सारे प्रश्न हम आप लोगों के लिए करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न भी बेसिक भी होंगे, एडवांस भी होंगे, तो सब कुछ सारे प्रश्न सभी तरह के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, राग के जो लक्षण होते हैं, उसके जो नियम होते हैं, वहां से जो प्रश्न है यहाँ पे कि राग में कम से कम कितने स्वर लगने चाहिए। दोस्तों देखिए ये काफी इजी होगा, पहला नंबर का क्वेश्चन था इसलिए आपके सामने इजी रखे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग सब जो है इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, कम से कम कितने स्वर लगने चाहिए। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राग में कम से कम जो है 5 स्वर लगने चाहिए। ठीक है, अगर आपसे एक प्रश्न यहाँ से मैं पूछूं कि दोस्तों बताइए आप लोग कि राग में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कितने स्वर लग सकते हैं, तो आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। कम से कम तो है 5 लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगते हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देख लेते हैं, दूसरा नंबर का प्रश्न हमारा है वो क्या कह रहा है कि वाद्य वर्गीकरण के आधार पर मजीरा को किस वर्ग में रखा गया है। देखिए वाद्य वर्गीकरण के आधार की हम बात कर ले तो वाद्य वर्गीकरण का जो है वो उसका आधार में मजीरा पूछा जा रहा है। तो मजीरा को क्या करते हैं हम लोग, मजीरा को जो है पीट कर बजाते हैं ना, तो जो भी लगभग आपके जो है सारे वाद्य जो जिसको पीट कर बजाया जाता है वो किस में आते हैं, वो घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं। उसका सही जवाब मजीरा का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घन। ठीक है, चलिए सुसीर की अगर बात कर लेंगे तो हारमोनियम हो जाएगा, शंख हो जाएगा, ये सब सुसीर के अंतर्गत आ जाएंगे। और जितने भी तार वाले जो वाद्य होते हैं, जिसमें जिसमें भी तार लगे हुए होते हैं, वो तत् के अंतर्गत आएंगे। आगे देख लीजिए है नंबर 3 हमारा प्रश्न है कि झप ताल की आड़ आएगी एक आवर्तन में। तो झप ताल की जो है आड़ जो है एक आवर्तन में वो कितनी मात्रा में कहलाएगी, जवाब क्या हो जाएगा 20/3, यानी कि 20/3 कहने का मतलब है 6.2/3। और ये आपके जो 23 जो है आपके 23 वाला जो देख रहे हैं आप, ये जो होगा यहाँ पे कहने का मतलब आपका हो जाएगा 5.3/4। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1.3/7 यहाँ आपका हो जाएगा इसके लिए। तो जवाब क्या होगा 6.2/3 होगा, या 5.3/4 हो जाएगा, या फिर 1.3/7। तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झप ताल की आड़ में जो है ये आपकी 20/3 यानी कि 6.2/3 जो है एक आवर्तन में आएगी, इतना मात्रा आएगी। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा चौथा नंबर का कि आसावरी थाट के राग को पहचाने। देखिए इसमें से जो है आपका थाट के अंतर्गत जो है राग दिया गया है और इसमें से राग को पहचानना है कि कौन सा राग जो है आसावरी थाट के अंतर्गत का राग माना जाएगा। देखिए आसावरी आसावरी की अगर बात कर ले तो इसमें कितने राग होते हैं, जो मुख्य मुख्य राग होते हैं वो जैसे कि आसावरी, जौनपुरी, जौनपुरी आपका देसी हो जाएगा, देसी, दरबारी, कौशिक, कान्हड़ा, अड़ाना, ये सब क्या है आसावरी थाट के प्रमुख राग हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए आसावरी में क्या हो जाएगा, देसी राग हो जाएगा। ठीक है, देसी। इसका गायन समय कब हो जाता है देसी का, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसको जरा सा आप लोग। देखिए बसंत और परज ये दोनों जो है एक ही थाट के राग माने जाते हैं, यानी कि ये बसंत और परज किसके हैं, पूर्वी। ठीक है, बसंत और परज जो है ये आपके पूर्वी थाट के अंतर्गत आते हैं, और देसी इसमें जो आपका जवाब था वो आसावरी के अंतर्गत आते हैं। आगे देख लीजिए नंबर 5 प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, रेसा निशा किस राग का अंश है। देखिए रेसा निशा जो है आपका वो किस राग का अंश है, रेसा निशा। तो यहाँ पे रे जो है आपका तार वाला है, सा तार वाला है, दो दो तार यानी कि रे और सा जो है तार सा लगा हुआ है। तो रेसा निशा किस राग का अंश है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, रे सा निशा। इसका जो जवाब होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अडाना का अंश माना जाता है रेसा निशा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा
6 नंबर का कि गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं। देखिए प्रकारों की अगर गायन जो होता है गायन जो है किसके अंतर्गत आता है, संगीत के ही अंतर्गत आता है ना। गायन हो गया, वादन हो गया, नृत्य हो गया, ये सब सारे चीज़ जो है आपके संगीत के अंतर्गत आते हैं। और गायन, वादन तथा नृत्य तीनों के जो है सम्मिश्रित रूप क्या कहलाता है, संगीत कहलाता है। तो इसी के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि इसमें कितने मुख्य प्रकार हैं गायन संगीत के। तो गायन संगीत के प्रकारों की हम बात कर लेंगे तो इसमें 2 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हो जाते हैं, एक आपका हो जाता है शास्त्रीय संगीत, ठीक है, याद रखिएगा, नोट कीजिएगा इसको। एक हो जाता है आपका शास्त्रीय, दूसरा हो जाता है भाव, ठीक है। शास्त्रीय संगीत और दूसरा भाव संगीत, ये 2 प्रकार के जो हो जाते हैं गायन संगीत के मुख्य प्रकार है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा कि राग अलहैया बिलावल का गायन समय बताएं। देखिए अलहैया बिलावल कब गाया जाता है, क्या दिन के पूर्वांग में या फिर दिन के उत्तरांग में या प्रातः काल तथा सायंकाल कब गाया जाएगा। तो इसमें तो दोस्तों एक आपका है, इसलिए हम आगे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। तो इसका जो हो जाएगा नंबर 7 का जो जवाब होने वाला है, दिन के पूर्वांग में इसको गाया जाता है, ठीक है, दिन के पूर्वांग में, ठीक है। देखिए पूर्वांग और उत्तरांग ये दो जो होते हैं आपके, यानी कि पूर्वांग क्या होता है, उत्तरांग क्या होता है। देखिए एक होता है दिन के 12 बजे से 12 बजे कब, रात्रि तक, इसको क्या कहा जाता है। और आपके 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा। देखिए जो हमारा जो हो जाएगा वो दिन 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पूर्वांग। और 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक का जो समय हो जाएगा इसको कहेंगे उत्तरांग, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे देखिए अगला प्रश्न है, तान को इनमें से क्या कहा जाएगा। देखिए तान, तान को इनमें से क्या कहा जाएगा, तान को क्या कहेंगे, तान को हम लोग कहने वाले हैं क्या, स्वर विस्तार, राग, जाति, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तान, ये जो तान है वो क्या कहला जाएगा, तो तान को कहेंगे, क्या कहेंगे, तानना। यानी कि क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है यानी कि स्वरों को फैलाना, यानी कि इसका जो होता है विस्तार करना। तो यही है आपका तान का क्या अर्थ है, तान को क्या कहा जाएगा, तो तान को कहेंगे स्वर विस्तार। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है, 9वां नंबर का कि वैदिक काल का प्रारंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। देखिए वैदिक काल की बात हो रही है, वैदिक काल का जो है प्रारंभ लगभग दोस्तों कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। तो यहाँ पे है आपका 1000, 4000, 5000। तो इसका जो जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व जो है दोस्तों, 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है वैदिक काल का आरंभ, ठीक है। वैदिक काल का प्रारंभ या फिर आरंभ 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है, ठीक है। और काल पूछे कि काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो काल को याद रखिएगा 3 भाग में बांटा गया है। एक आपका प्राचीन काल, दूसरा हो जाएगा आपका मध्यकाल, और तीसरा हो जाता है आपका आधुनिक काल जो कि वर्तमान का है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि इनमें से टॉनिक कोड को पहचानें। देखिए टॉनिक कोड, ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपके पाश्चात्य संगीत से प्रश्न है। टॉनिक कोड पूछा जाता है कि पाश्चात्य संगीत का जो टॉनिक कोड है, हमारे स्वर कौन कौन से किसको कहते हैं, म ध सा को, सा ग प को या प नी रे को। देखिए इसमें आप देखिएगा, इसमें आपको टॉनिक कोड भी है, सब डोमिनेंट कोड भी है और डोमिनेंट कोड भी है। तो तीनों यहाँ पे आपको ऑप्शन में हम इसीलिए शामिल कर लिए हैं ताकि आपको हम बता पाएँ। देखिए सब क्या है यहाँ पे, क्या है, टॉनिक कोड। तो टॉनिक कोड भैया सा ग प हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। टॉनिक यानी टॉनिक जो है डॉक्टर देते हैं, तो टॉनिक हम लोग नहीं खाते हैं, तो क्या खाते हैं, साग खाकर ही स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि पत्तियां, फूल, कंद मूल यही सब जो है फायदेमंद होते हैं, ठीक है। एक ट्रिक लगाइए यहाँ पे, इस मेथड से आपको याद रखिएगा, सा ग प, ठीक है। अब देखिए सब डोमिनेंट कोड आ जाता है, सब डोमिनेंट कोड यहाँ पे आपका हो जाएगा सब डोमिनेंट कोड। तो सब डोमिनेंट कोड हो जाएगा म ध सा। सब कैसे हैं, सब कैसे हैं, सब सब म ध सा हैं, यानी सब कैसे लग रहे हैं, सब मध सा लग रहे हैं, ठीक है। सब लोग जितने हैं सब वो मध सा हैं, इसलिए आपको सब डोमिनेंट की अगर बात हो, सब डोमिनेंट की, तो सब मध सा लगते हैं, ठीक है, म ध सा, ये सब डोमिनेंट कोड हो जाएगा। और आपका डोमिनेंट जो है आपका हो जाएगा क्या, प नी रे, ये आपका हो जाएगा डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट। तो ये आपका डोमिनेंट हो जाएगा प नी रे, सब डोमिनेंट म ध सा, और टॉनिक कोड सा ग प, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर का प्रश्न, जब दो सेमीटोन की दूरी मिल जाती है
वह क्या कहलाती है? देखिए, जब दो सेमीटोन की जो दूरी होती है, जब वो मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो दो सेमीटोन की दूरी जब मिलेगी ना, एक सेमीटोन दो सेमीटोन की जो दूरी मिल जाती है उसको क्या कहते हैं? वह भी दोस्तों हम बता दें आपको कि वह भी सेमीटोन ही कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? सेमीटोन कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 12 हमारा प्रश्न है, वो क्या पूछ रहा है? पंडित रविशंकर किस शैली के सितार वादक थे? देखिए, पंडित रविशंकर की हम बात कर रहे हैं, तो पंडित रविशंकर सितार वादक थे, ये तो क्लियर है। क्या बजाते थे? तो सितार बजाते थे। पंडित रविशंकर का घराना कौन सा था? तो मैहर घराना था। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो अलाउद्दीन खां थे, जो कि मैहर घराने के संस्थापक माने जाते थे। पंडित रविशंकर की पत्नी कौन थी? तो माँ अन्नपूर्णा देवी थी। और आपकी अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो पंडित रविशंकर किस शैली के सितार वादक थे? क्या गायन शैली, गत शैली? पर्याप्त। तो यहाँ पे आपका जो जवाब रहने वाला है पंडित रविशंकर से, तो ये आपके गत शैली के सितार वादक थे, याद रखिएगा। एक और थे ना आपके, वो कौन, जो आपके निखिल बनर्जी, ठीक है, निखिल बनर्जी, वो भी क्या सितार वादक थे? तो वो जो थे वो गायन शैली के सितार वादक थे, और ये आपके किसके हैं? गत शैली के सितार वादक थे। ठीक है, ये आपके गत शैली के सितार वादक है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस ग्राम का उल्लेख भरत के द्वारा मिलता है? देखिए, भरत ने किस ग्राम का उल्लेख किया है? क्या मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम का? क्या षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का? या फिर षडज ग्राम और गंधार ग्राम का? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पहले कौन सा जो है ग्राम का उल्लेख भरत ने नहीं किया है, तो आपको मैं बताऊं कि केवल गंधार ग्राम ही ऐसा ग्राम है जिसका उल्लेख भरत ने नहीं किया है। तो किया किसका है? हम जानते हैं कि ग्राम कितने हैं, ग्राम 3 है। तो मध्यम ग्राम, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो भाई गंधार का तो चर्च केवल नहीं किया है, तो किया किसका होगा? 2 ग्राम बचा है ना, तो कौन कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का चर्च किया है। ठीक है, भरत ने बताए हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न घुमाकर पूछेगा कि आपसे कि कौन किस ग्राम का चर्च जो है नहीं किए हैं, तो गांधार ग्राम का। और किसका किसका किए हैं, तो आपको इस प्रकार से देख लिए हैं अभी। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, भातखंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह है। देखिए, सम का चिन्ह जो है भातखंडे, हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान में, पूरे हम भारत की बात कर लें तो यहाँ 2 स्वर लिपि पद्धति चलती है और 2 संगीत पद्धति यहाँ पे है। एक कर्नाटकी संगीत पद्धति, कर्नाटकी, और दूसरा है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। ये 2 प्रकार के संगीत पद्धति है, तो जिसमें कि आपका जो है एक विष्णु दिगंबर पलुस्कर का पद्धति चलता है और एक भातखंडे का चलता है। तो भातखंडे में पूछा जा रहा है की पद्धति में सम का चिन्ह कैसा है? क्या जीरो की तरह, या फिर एक्स की तरह, या फिर खड़ी लाइन? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सम का चिन्ह ऐसे दिखाया जाता है, सम। ठीक है, जहां से ताल बजना प्रारंभ होता है ना, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? सम को दिखाते हैं, वहां सम को दिखाया जाता है, सम। याद रखिएगा, सम को कहाँ दिखाते हैं? तो जहां से ताल बजना शुरू होता है, जहां से ताल बजना प्रारंभ होता है, वहां से सम को दिखाया जाता है, सम ऐसा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये आपको जो जीरो की तरह दिख रहा होगा, ये आपके खाली हो जाएंगे। ठीक है, जीरो क्या हो जाता है? जीरो खाली, ये खाली, और ये एक्स टाइप का सम। और भातखंडे जो है, ये भातखंडे जी ने बताया था। अगर पलुस्कर की हम जीरो की बात कर लेंगे तो जीरो वहाँ कुछ नहीं, वहाँ खाली जो होता है आपको प्लस के टाइप का खाली वहाँ पे देखने को मिलेगा पलुस्कर पद्धति में। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में स्थित है? देखिए, संगीत रिसर्च एकेडमी की अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों, तो यह जो शहर हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, एक आपका पूछा जाता है सुर श्रृंगार संसद। ठीक है, सुर श्रृंगार संसद, ये आपके जो हैं सुर श्रृंगार संसद जो है, ये आपके कहाँ है? सुर श्रृंगार संसद मुंबई में है। ठीक है, और संगीत रिसर्च एकेडमी ये आपके कोलकाता में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नंबर 16 हमारा प्रश्न है, उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? देखिए, उस्ताद आमिर खां की हम बात कर लेंगे तो आमिर खां जो है आपके किस ताल में गाते थे? दोस्तों देखिए, एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, जो सीरीज आपका चल रहा है, ये जो है जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं तब तक ये सीरीज चलता रहेगा, और हम लोग बेसिक
बेसिक जो प्रश्न है बेसिक टाइप से उठते हुए चलेंगे और एडवांस लेवल तक के प्रश्नों तक जाकर हम समाप्त कर लेंगे, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि टीआरई 3 के अंतर्गत कैसा प्रश्न पूछा गया था। इसलिए वहाँ पे जो है इजी प्रश्न भी थे जो, और आपके बेसिक से टू एडवांस प्रश्न भी थे। तो एडवांस प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अभी फिलहाल बेसिक को, सारे बेसिक को जो है हम लोग कवर करके और फटाफट जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं बेसिक प्रश्न जो है करवा ले रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, ये बस कुछ ही सेशन में जो है बेसिक प्रश्न जो है आपके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका चलेगा एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ बेसिक है हमें पूरा याद है। दोस्तों देखिए, इंसान की प्रवृत्ति है याद करना और भूल जाना। ठीक है, तो भूल जाना ये प्रवृत्ति है, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो भाई सब कुछ याद है, लेकिन जब बारी आएगी तो आप वो भूल चुके होंगे। तो इसलिए भूलना नहीं है, बेसिक प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को देखते चलना है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे उस्ताद आमिर खां, घराना जान लेते हैं इनका घराना। इंदौर घराना, इंदौर कहाँ है भाई? तो मध्य प्रदेश में है। इंदौर घराने के संस्थापक हैं आमिर खां, और आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एक ताल में गाया करते थे। और एक ताल में कितने विभाग? एक ताल में 6 विभाग। मात्रा कितने? तो मात्रा 12। ठीक है, और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती थी, यानी कि ये क्या है? समपदी ताल है। अगर प्रश्न बने कि एक ताल कैसा ताल है, समपदी, मिश्र या फिर विषमपदी, तो आपको बताना है समपदी ताल है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम है? दोस्तों देखिए, अब इस यहाँ पे जो है आपका, अब मैं बता दूं कि ऑप्शन के हिसाब से आपको देखकर चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो इनमें से कौन गायक हैं जो कि तराना के लिए सुप्रसिद्ध हैं? कौन? बड़े गुलाम अली, सिद्धेश्वरी देवी, विनायकराव पटवर्धन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब क्या होने वाला है इसका दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा बड़े गुलाम अली। इनका संबंध अगर पूछे तो पटियाला घराना से हो जाएगा। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से? पटियाला घराना से हो जाएगा, बड़े गुलाम अली। और ये जो है तराना गायन के लिए प्रसिद्ध नाम है, याद रखिएगा। सिद्धेश्वरी देवी की बात कर ले तो ये ठुमरी गायिका हैं। ठीक है, और साथ में ये दोस्तों, ये ऐसा नहीं समझना ये ध्रुपद भी गाती हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। विनायकराव पटवर्धन, ये जो है किसके शिष्य पूछे जाते हैं कि किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के। ठीक है, आगे देखिए नंबर 18 हमारा जो प्रश्न है दोस्तों कि क्या पूछा जा रहा है कि मूर्छनाओं की कुल कितनी संख्या मानी गई है? देखिए, प्रत्येक ग्राम से हम जानते हैं कि कितनी मूर्छनाएं? प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती है। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है आपसे कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं बनती है, तो जवाब देना है 7। तो आपको 7 जवाब देना है, और ग्राम टोटल कितने हैं? 3। तो प्रत्येक ग्राम से जब 3 मूर्छनाएं बनेगी, सॉरी, जब 7 मूर्छनाएं बनेगी और ग्रामों की संख्या हमारे पास 3 है, तो कुल मूर्छनाएं कितनी हो जाएंगी? 21, यानी कि 7 × 3 कितना मूर्छना? टोटल 21 मूर्छना। षड्ज ग्राम से पूछेगी कितनी मूर्छनाएं बनती है, तो 7 मूर्छनाएं। मध्यम ग्राम से कितनी, या फिर आपके गांधार ग्राम से कितनी, तो 7-7 मूर्छनाएं सबसे। तो सही जवाब हो गया 21। आगे देख लीजिए नंबर 19 हमारा प्रश्न है, सितार में कितने तार होते हैं? देखिए, सितार आविष्कारक भैया इसके सबसे पहले जानिए, अमीर खुसरो। ठीक है, आविष्कारक अमीर खुसरो। देखिए, प्रश्न करेंगे और भाई एक्स्ट्रा जो है आपके कुछ ना प्रश्न बनाए तो सेशन का जो है मजा नहीं है। इसलिए एक्स्ट्रा प्रश्नों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और एट ए टाइम जो होता है ना दोस्तों एक्स्ट्रा प्रश्न, वो बिल्कुल माइंड को सेट कर जाता है। जैसे कि मैं अभी इतना दिन से मैं जो बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लोग कभी कुछ भूले होंगे, क्योंकि मैं हर बार हर सेशन में तो चर्च कर ही देता हूँ। मैं किसी को तो नहीं देखता कभी कि कोई चर्च करते हैं या फिर एक्स्ट्रा। अगर दोस्तों हर एक टीचर जो है, जितने शिक्षक जो हैं पढ़ाते हैं, अगर वो सारे लोग जो है ऑप्शंस के साथ साथ या फिर उससे रिलेटेड इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न हैं अगर उसको करवा देंगे ना, तो यकीन मानिए आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद यही रहता है कि मैं आपको क्या करूं, जितने भी इससे इर्द गिर्द जो प्रश्न बनते हैं मैं सारा कोशिश करता हूं कि वो सब आपको कवर करवा दूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बताएं हैं कि सितार में कितने तार, तो 7 तार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 7 तार हो जाते हैं। अमीर खुसरो इसके आविष्कारक थे, और अमीर खुसरो किसके दरबारी, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी, और खिलजी वंश का राजा था। ठीक है, खिलजी। देखिए, अब आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों। देखिए, सेशन आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो क्योंकि आप ही लोग के लिए जो है सेशन दोस्तों हम करवाते हैं, और बस मुझे आप लोग से
कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बस प्यार ही चाहिए, जो कि आपके सब्सक्राइब और लाइक के रूप में मुझे मिल जाता है। ठीक है, हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, कहाँ? राजा के हवेली में, चौपाल में या मंदिरों में? कहाँ पे दोस्तों? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब क्या रहने वाला है इसका? जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हवेली संगीत राजा के हवेलियों में गाया जाता है। ठीक है, देखते होंगे आप लोग, मतलब राजा जो होते थे वो क्या करते थे, अपनी हवेलियों में एक उनका जो स्पेशल होता था, क्या रंगशाला एक होता था, वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे एक आसन होता है राजा का ऊंचा, और इधर जो है दरबारी बैठे हुए रहते थे, संगीतज्ञ होते थे, नर्तक होते थे, अप्सराएं होती थी। तो ये मतलब जो नर्तकी होती थी तो वो सब होती थी। ठीक है, अप्सरा भाई वो तो स्वर्ग की बात है, माफ कीजिएगा। बस यूं ही एक तरह से समझने के लिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर का कि स्वामी हरिदास इनमें से किसके गुरु थे? तानसेन और विनायकराव पटवर्धन के, बैजू बावरा और तानसेन के, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्रश्न ऐसा ऐसा आपको दिया जाएगा दोस्तों कि आपको ऑप्शन पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पड़ेगा। ऑप्शन डायरेक्ट आपको जो है नहीं लगाना है, पढ़ के ऑप्शन लगाना है, ताकि ज़्यादा बहुत बढ़िया और बेहतर हो। ठीक है, तो देखिए स्वामी हरिदास किसके गुरु हैं? तो जवाब हो जाएगा बैजू बावरा और किसके? तानसेन। ये दोनों क्या थे? ये दोनों गुरु भाई थे, बैजू बावरा और तानसेन के गुरु थे। देखिए, आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि तानसेन एक आपके जो थे, आपके गुलाम गौस, ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलता होगा कि गुलाम गौस इसके गुरु थे। लेकिन वो कैसे गुरु थे, मैं बताऊं कि वो गुलाम गौस की कृपा से इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनके पिता को यह आशीर्वाद दिया गया था गुलाम गौस जी के द्वारा कि यह एक पुत्र जन्म होगा जो बहुत ही मतलब इनके बारे में बताया गया था, जो प्रभावशाली होगा, गुणकारी होगा। तो इसीलिए वो उसमें थे। और इनके पिता जो थे, तानसेन के पिता मकरंद पांडे, ये उनकी मृत्यु होते समय वो उन्होंने कहा था कि उनको अपना गुरु मानना, आदर्श मानना। इसके लिए जो है तानसेन उनको मानते थे, लेकिन बाकी जो वास्तविक शिक्षा दीक्षा के गुरु थे वो स्वामी हरिदास जी थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है 22 नंबर का, इनमें से कौन सा राग उत्तरांगवादी राग है? देखिए, उत्तरांगवादी राग के बारे में अगर हम बात कर ले तो ऊपर मैंने आपको बताया है कि इसमें से कौन सा जो है उत्तरांगवादी, जैसे कि आप लोग, एक उत्तरांगवादी होता है और एक पूर्वांगवादी होता है, वो कैसे पता चलता है? वो आपके वादी और संवादी स्वर के अनुसार पता चलता है, उत्तरांग और पूर्वांग का। ठीक है, उससे जो है आगे एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि गायन का, किसी राग के गायन का स्थूल समय किससे पता चलता है? तो वहां पे आपको आंसर बताना है कि वो किससे? वादी संवादी स्वर से पता चलता है गायन। ठीक है, कि किसी राग का कब गायन समय हो सकता है, वो संभवतः क्या होता है कि वादी संवादी से पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उत्तरांग प्रधान राग पूछा जा रहा है, उत्तरांगवादी राग पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा हमारा अलहैया बिलावल। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न हमारा हो जाएगा अलहैया बिलावल। ये आपका अलहैया बिलावल जो है उत्तरांगवादी राग के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, देख लीजिए कि भैरव सहाय, पंडित भैरव सहाय, इनका संबंध मैं बता दूं कि इनका संबंध जो है तबला से हो जाएगा, तबला वादन से। और ये जो है इसका घराना जो अगर बात कर ले तो घराना हो जाएगा किस घराने के? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनारस घराने के जो है ये तबला वादक माने जाते हैं पंडित राम सहाय, ये पंडित भैरव सहाय। हाँ, राम सहाय की बात कर ले तो वो भी आपके इसी घराने से आते हैं, वो भी तबला वादक ही हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि मध्यम और निषाद वर्जित वाला राग कौन है? देखिए, मध्यम और निषाद यानी कि म और नी, क्वेश्चन पढ़कर उसको क्या करना है, थोड़ा सा समय देना है। आप बिल्कुल यहाँ पे मध्यम को म जानिए और निषाद को नी जानिए, क्योंकि आप रिपीट करते आए हैं दोस्तों कि भोपाली में क्या है, मध्यम म नी वर्जित है, म नी वर्जित है। तो अगर इस तरह से मध्यम और निषाद पे चलेंगे तो हो सकता है कुछ पल के लिए कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन आप म नी लिख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये भोपाली में जो है मनी एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, म और नी वर्जित वाला राग हमारा हो जाएगा भोपाली। और भोपाली का वादी संवादी की हम बात कर ले तो ग वादी और धा इसका हो जाएगा संवादी। और वर्जित होता है आपका कौन सा? वर्जित म और नी स्वर नहीं लगता, यानी सारे ग प ध सा। ठीक है, वही स्वर प्रयोग होते हैं, सारे ग प ध सा, तार सा, लास्ट में तार सा। पूछा जाता है कभी कभार कि सा रे ग प ध और ये आपका तार सा, ये किसका है, किसका स्वर संगति है? तो इसमें देखिए म और नी नहीं है, इसमें म और नी नहीं है, ये आपका भोपाली का हो जाता है। ठीक है, सारे ग प ध सा।
चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर का कि गमक के 15 प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, याद हो गया एक चीज, गमक के कितने प्रकार, गमक के 15 प्रकार होते हैं हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। लेकिन अगर कर्नाटकी के बारे में पूछे तो कर्नाटकी में गमक के 10 प्रकार बताए गए हैं, वहां पे 10 प्रकार होते हैं। तो गमक के 15 प्रकार होते हैं, ऐसा किस ग्रंथ में बताया गया है? जवाब देना है। किस ग्रंथ में बताया गया है कि गमक के 15 प्रकार हैं? जवाब हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा हमारा, संगीत रत्नाकर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। संगीत रत्नाकर में सारंग देव ने बताया है, सारंग देव ने बताया है कि गमक कितने प्रकार के, 15 प्रकार के गमक होते हैं। और गमक किसको कहते हैं? स्वरों में एक विशेष प्रकार का कंपन जो होता है वो क्या कहलाता है? गमक कहलाता है। प्रश्न पूछे कि स्वरों का विशेष प्रकार का कंपन क्या कहलाता है? ऑप्शन दे दे, गमक, खटका, मुर्की। तो आपको क्या बताना है? गमक बताना है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको देखिए क्वेश्चन वगैरह सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा से जो है आपका रिवीजन चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। ठीक है, देखिए भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र की रचना काल कब माना जाता है? दोस्तों इसमें मैं बता दूं आपको कि बहुत कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। एक आपको मैं लिख रहा हूं कि कन्फ्यूजन किसमें है, चौथी और ये आपके पांचवी, ये आपके यही दोनों जो है ऑप्शन जो है आपका होना है, इसी में का होना है एक। लेकिन यहाँ पे जो है रचित कब रचना माना जाता है, कोई कोई क्या मानना है कि चौथी शताब्दी में रचा गया है, किसी का मानना है कि 5वीं शताब्दी में इसका रचा गया है। देखिए चौथी हो या 5वीं हो, दोनों एक साथ अगर ना रहे, चौथी मिले तो चौथी लगा देना है, 5वीं मिले तो 5वीं लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र का रचना काल जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एक हिसाब से चलेंगे 5वीं शताब्दी में माना गया है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि है। याद हो गया। चलिए आगे देखिए, भरत ने जो है संगीत के कितने, इसके जो है नाट्य शास्त्र के कुल कितने अध्याय बताए हैं? 36 अध्याय हैं, जिसमें कि आपके संगीत से रिलेटेड अध्याय कहाँ से कहाँ तक का है, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है कमेंट करके बता पाते हैं कि संगीत से रिलेटेड नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, कौन से कौन तक। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं, कितने बच्चे जानते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न जो है दोस्तों बिल्कुल आपका लेवल इजी होने वाला नहीं है, ये आप लोग जान लीजिए। ये जो प्रश्न जितना करवा रहे हैं, इससे जो रिलेटेड प्रश्न जो हैं वो सारा इसीलिए करवा रहे हैं। कुछ जो है आपका इसमें 40% जो है आपका बहुत ही इजी प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग बिल्कुल धैर्य से रहिए। 40 का जो 40% जो होता है, 80 मार्क्स का जो 40% वो आपके इजी प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो बस अभी 40% को 80 का मैं 40% क्लियर करवा कर दोस्तों, उसके बाद आपका 60% की तरफ पूरी ध्यान से पढ़ाई जो है आपकी करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करने से चूकिए नहीं, कमेंट में जवाब पूछते हैं तो जवाब आप लोग दिया कीजिए। ऐसे क्या होता है कि आपको याद रखता है ज़्यादा दिन तक आपके माइंड। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारा क्या है कि इसमें क्या है कि तबला मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए? देखिए तबला मिलाते समय जो है रीतियों का पालन जो होता है वो कितने प्रकार का पालन होता है? दोस्तों इसका जवाब मैं बता दूं कि 2 प्रकार के रीतियों का पालन करना चाहिए। ठीक है, 2 प्रकार की रीति को पालन करना चाहिए। जब भी ऐसा प्रश्न बने तो आपको 2 ही आंसर करना है। आगे देखिए, तिहाई किसे कहेंगे? प्रश्न दोस्तों देखिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं ना, बस ऐसा ही प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। आप लोगों 3 पे भी देखे होंगे कि किस प्रकार का प्रश्न था। तो जैसा है आप लोग बिल्कुल इजी नहीं समझना है। ये सबको भी जिनके लिए जो है नहीं आता है उनके लिए बहुत ही कठिन प्रश्न हो गया भैया, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर में पूछ दिया गया है। ठीक है, ईजी कैसे होता मैं अभी बताता हूँ। चलिए पहले आंसर कर लेते हैं। तिहाई किसे कहेंगे? किसी टुकड़े को 3 बार बजाना, ये, या फिर किसी टुकड़े को अनगिनत बजाना, या 4 बार ठेका बजाना। इसका जो जवाब हो जाएगा कि तिहाई किसे कहेंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी टुकड़े को 3 बार बजाना। देखिए अगर प्रश्न बना देता आपका इसी से कि किसी टुकड़े को 3 बार बजाना क्या कहलाता है, तब आप फटाक से इसको क्या कर देते, तिहाई कर देते। लेकिन इसमें क्या होता है, जब ऐसा आ जाता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि इसी से रिलेटेड मिलते जुलते सारे वर्ड जो है लिख दिए जाते हैं, तब आप लोग के सामने कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रश्न जो है थोड़ा सा ऐसे इसी प्रकार से जो है टफ हो जाते हैं। तो याद रखना, किसी टुकड़े को 3 बार बजाना तिहाई कहते हैं। तिहाई किसे कहते हैं? तो किसी टुकड़े को 3 बार बजाना तिहाई कहलाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर का
किस ताल में एक ताली तथा एक खाली होती है? देखिए, ताली और खाली कितनी? एक ताली और एक खाली किस ताल में होता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? इसका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादरा ताल। दादरा में हम बात कर ले तो दादरा में कितनी मात्रा? दादरा में आपके 6 मात्रा होते हैं, ठीक है? 6 मात्रा होते हैं आपके दादरा में। और दादरा ताल में क्या होता है? एक ताली और एक खाली। एक ताली और एक खाली होता है दादरा ताल में। और दादरा में मात्रा कितने? 6। रूपक ताल में कितने मात्रा? 7 मात्रा। और एक ताल में कितने? 12 मात्रा। ठीक है, ये सब जो है याद रखना है। रूपक ताल में क्या होता है दोस्तों? खाली होता है या नहीं? चलिए आप लोग यस और नो, यस और नो में कमेंट कीजिएगा आप लोग, केवल इतना ही, यस और नो में। रूपक ताल में खाली होता है या फिर नहीं होता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 30 हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन ठुमरी गायिका ध्रुपद भी गाती थी? देखिए, ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके जो है हाई लेवल के प्रश्न हम इसको कह देंगे, क्योंकि ये हाई लेवल के प्रश्न हैं, बिल्कुल हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सिद्धेश्वरी देवी क्या है? ठुमरी गायिका है, ठीक है? क्या है? ठुमरी गायिका। तो यहाँ पे प्रश्न में भी बना है कि दोस्तों कौन ठुमरी गायिका जो है वो ध्रुपद भी गाती हैं? तो ध्रुपद जो गायिका है आपके ऑप्शन नंबर ए, मैंने बताया जैसा कि सिद्धेश्वरी देवी हो जाएंगे। और सिद्धेश्वरी देवी जो है क्या है? ठुमरी के साथ साथ ध्रुपद भी गाती हैं, ठीक है? नैना देवी, सुमित मोटाटकर, ये सब क्या है? ये सब ठुमरी है, ठीक है? सविता देवी, गिरजा देवी, ये सब कहाँ से हैं? ये सब ठुमरी है। और ये जो ठुमरी गायिकाएं जो हैं ये सिद्धेश्वरी देवी, ये आपके ध्रुपद भी गाती हैं, याद रखिएगा ध्रुपद, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों देखिए इस तरह से आपके यहाँ पे जो है आज का सेशन जो है 30 प्रश्न आपका क्लियर हो गया। आप लोगों ने कहा था कि सर क्वेश्चन का जो है बढ़ाइए संख्या। दोस्तों बिल्कुल संख्या बढ़ाई जाएगी, आप लोग बिल्कुल धैर्य से आप लोग तैयारी कीजिए, संख्या बढ़ाई जाएगी। और आप लोग जितने भी सेशन पे जो है पढ़े दोस्तों, यहाँ पे जो जितने भी सेशन अपलोड किए गए हैं चैनल पे, आप लोग एक बार सारे सेशन को रिवीजन के दृष्टिकोण से देखते रहिए, क्योंकि प्रश्न जो है वही सब आएंगे जैसा कि TRE 3 में मैंने बताया था। अगर आप लोग जो है जितना भी पढ़ चुके होंगे, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो जो पढ़े हैं, अगर आप लोग सारे देखे होंगे TRE 3 वाले, तो उनके लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है? बस कुछ ही प्रश्न ऐसे थे जो एक्स्ट्रा पूछे गए थे। तो भाई TRE 4 के अंदर तो छोड़ेंगे नहीं, वैसे प्रश्न को भी पकड़ कर लाना है, ठीक है? खींच कर लाना है, तो लाएंगे भी और आपको सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है, और इस सेशन से आप लोग जो है कितना सही और कितना गलत आप लोग किए हैं वो भी आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है? तो मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।